मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आप हैं अपने स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स में। हम लोग करंट अफेयर्स मंथली कवर करते हैं और हर करंट अफेयर्स के वीडियो बेस्ड MCQs अर्थात वर्ष भर में मुश्किल से 6 से 7 घंटे और मुश्किल से 13 से 14 वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स कवर करते हैं और पूरे एक साल के सभी जरूरी किसी भी परीक्षाओं के लिए आवश्यक करंट अफेयर्स के लगभग 400 प्रश्न हम आपको देते हैं। जो पूरे जरूरी करंट अफेयर्स के 400 प्रश्न वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर हैं। पूरे जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल टेस्ट फॉर्म में आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी परीक्षा में जाने के लिए आप उसे एक बार जरूर लगा कर जाएं। स्पेशली 10 जनवरी से जो SSC GD की परीक्षा शुरू हो रही है वहां जाने के लिए इम्तहान के 1-2 दिन पहले हमारे इस टेस्ट को जरूर लगाएं। निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा। और वेबसाइट पर जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगे हैं वो बहुत ही कारगर हैं किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक, तो हम अपनी इस करंट अफेयर्स के सेशन में इस बार नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हम लोग PET के बाद करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रोक कर रखे थे, स्ट्रेटेजिक जानबूझ करके स्पेशल काम कर रहे थे और अब आपको बिल्कुल सब कुछ नियमित रहेगा, समय से उपलब्ध रहेगा। तो आज हम स्पेशली कवर करने वाले हैं नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स और जल्दी ही एग्जाम से पहले SSC GD के एग्जाम के बहुत पहले ही आपको जल्दी से दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स भी उपलब्ध होगा, अर्थात बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपकी रहेगी। ठीक, तो मित्रों हर बार की तरह इस बार भी हम लोग करंट अफेयर्स में प्रमुख तिथि दिवस, प्रमुख इंडेक्स अगर कोई रिपोर्ट आई होगी, प्रमुख पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित घटना और विविध मिसलेनियस पार्ट पर कवर करेंगे। अगर कोई युद्धाभ्यास हुआ होगा तो उसे भी कवर करेंगे, कोई खेल आयोजित हुए होंगे तो उसे कवर करेंगे। ठीक, तो फटाफट आप हो जाइए तैयार, कर दीजिए एक लाइक, हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हर बार की तरह इस बार भी हमारी इस पूरे सेशन में मानसिक कसरत भी चलती रहेगी, तो आप मानसिक कसरत के लिए भी तैयार रहें। मानसिक कसरत के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि हम किसी भी पीछे के विषय को रिवाइज करा सके, रिकॉल करा सकें, जिससे आपकी स्मृति ताजा रहे और हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाएं। PET एग्जाम में ऐसे ही बहुत से 3-4 सवाल तो केवल हम लोगों के मानसिक कसरत से आए थे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के प्रमुख तिथि दिवस। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे नोट भी करेंगे। 8 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर, 19 नवंबर, 19 से 25 नवंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसे आप देख रहे होंगे, जल्दी से आप इसे नोट भी करेंगे। 8 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस। आप जानते हैं कि रेडियोग्राफी तकनीकी के माध्यम से रोगों के निदान किए जाते हैं, रोगों की जांच की जाती है। और 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, डायबिटीज डे मनाया जाता है। मधुमेह, डायबिटीज, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर पैनक्रियाज कमजोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है या ठीक ढंग से काम नहीं करता है, इनएक्टिव होता है, तब इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं होता है जो हमारे रक्त में शर्करा के पाचन के लिए सहायक होता है। तब रक्त में बढ़े हुए शर्करा स्तर को मधुमेह कहते हैं। उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उसे हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग उसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। देश में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री की हैसियत में कौन थे? आपको मानसिक कसरत में जवाब देना है कि हमारे देश में सितंबर 1946 में जो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें प्रधानमंत्री की हैसियत में या उपाध्यक्ष की हैसियत में कौन था? और प्रतिवर्ष 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को हम लोग
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 से 25 नवंबर को वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है, विश्व विरासत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड डे भी है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे हम लॉ डे भी, नेशनल लॉ डे भी कहते हैं और संविधान दिवस भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को आपको मानसिक कसरत करनी है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत का संविधान किस तारीख से लागू हुआ था। आपको मानसिक कसरत करनी है कि भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ था। तो 14 नवंबर वाले जवाब में जिनका जवाब आ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही। हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें उपाध्यक्ष की हैसियत में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जिनका जवाब आ रहा है 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तिथि है और भारत इसी दिन गणतंत्र हुआ था, वो भी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक। और प्रतिवर्ष हम लोग 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 8, 14, 16, 19, 19 से 25, 26 नवंबर और 29 नवंबर। ठीक। और इस पर प्रश्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपकी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com में लगा हुआ है, इसे आप देखना नहीं भूलेंगे। हर तरह के एग्जाम में हमारे वीडियो और हमारे MCQs से सवाल आते हैं। अभी SSC के एग्ज़ाम हुए हैं CGL के, और SSC का CGL का एग्ज़ाम सबसे स्तरीय एग्ज़ाम होता है, सबसे उच्च एग्ज़ाम आप कह सकते हो। उसमें पूरे SSC CGL के एग्ज़ाम में जितने भी संविधान के सवाल आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे गए हैं, सभी सेट में वो देखिए, ये हमारा एक मास्टर वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन पर, बहुत ही शानदार मास्टर वीडियो है। और लगभग 90% सवाल हमारे केवल इस एक मास्टर वीडियो से आए हैं। SSC CGL में कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके 90% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे केवल एक इस मास्टर वीडियो से आए हैं। तो आप अपने चैनल में इस मास्टर वीडियो को देखना न भूलें और इस मास्टर वीडियो पर आधारित MCQs लगाकर ही किसी भी एग्जाम में जाएं। अकेला एक मास्टर वीडियो आपको बहुत फायदे दे सकता है। और बहुत, कोई भी एग्जाम हो, मेरा दावा है कि कोई भी एग्जाम हो और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे जाएं और हमारे इस मास्टर वीडियो से क्वेश्चन न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना शानदार निचोड़ है, इतना अनुभव लगाया गया है इस वीडियो को बनाने में। ऐसी चीज़ों को बहुत कंसाइज करने का प्रयास किया गया है जिससे बहुत कम समय में आपको हम मैक्सिमम दे पाएं। हमारा पूरा इरादा होता है जिससे पढ़ाई का बोझ आप तक न हो, आप बहुत इंजॉय करते हुए आप एक बहुत मज़े से कंपटीशन की तैयारी करें, किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आप पर तैयारी के दौरान हावी न होने पाए। ऑफलाइन क्लासेज में भी आप हमसे मिलते हैं और जो लोग ऑफलाइन क्लासेज में मिलते हैं वो जानते हैं बखूबी कि बिना फ्रस्ट्रेशन के किस तरह से तैयारी की जाती है और तैयारी को सफलता में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। देखिए, आइए देखते हैं कुछ प्रमुख इंडेक्स आए हैं अगर नवंबर महीने में, तो उसे देखते हैं। तो एक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023। क्लाइमेटिक चेंज पर जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है CCPP, क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया है और इस सूचकांक में टॉप 3 स्थान खाली है क्योंकि जो परफॉर्मेंस अपेक्षित है वहां तक कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश इसे अचीव नहीं कर पाया है। हाँ, चौथे स्थान पर, या कह सकते हैं कि इस साल टॉप पर कौन रहा? डेनमार्क रहा। और भारत की पोजीशन अगर देखी जाए तो भारत 8वीं पोजीशन पर रहा है। 2022 में, लास्ट ईयर 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का 10वां स्थान था और भारत में परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ है
वो 8वें पायदान पर है, 2 पायदान ऊपर आया है। अर्थात भारत ने जो भी वर्ष भर में क्लाइमेटिक चेंज के लिए अपने यहाँ देश में उपाय किए हैं वो काफ़ी सराहनीय रहे हैं और उसके परिणाम आए हैं। और इस पूरे व्यवस्था में, इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे सूचकांक में आपका प्रदर्शन किस पर चेक किया जाता है कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग को कितना बढ़ावा दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा, तभी जाकर के क्लाइमेटिक चेंज पर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। तो भारत की पोजीशन 8वीं आई है, 2022 में 10वीं थी, टॉप 3 पोजीशन खाली रहा है और सबसे टॉप पर डेनमार्क रहा है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो डेनमार्क देश है, जो डेनमार्क देश है वह पूरी दुनिया में क्यों फेमस है, डेनमार्क देश पूरी दुनिया में क्यों चर्चा में रहता है, क्यों जाना जाता है। और यूरोप का देश है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेनमार्क क्यों चर्चा में रहा है, डेनमार्क क्यों चर्चा में रहता है। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं कि डेयरी उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही है। यूरोप का यह देश डेयरी उत्पादन के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में डेयरी उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास की, बात करते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास की। और इसमें देखिए नसीम अल बहर नाम से एक सैन्य अभ्यास हुआ है 2022 में। नसीम अल बहर नाम से 2022 में सैन्य अभ्यास हुआ है। यह भारत और ओमान के बीच एक नेवल अभ्यास है, जल सेना का अभ्यास है और ये ओमान में ही संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? ओमान में संपन्न हुआ है। ठीक, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। आपके लिए प्रश्न है, मानसिक कसरत है, आप इसे नोट भी करेंगे और हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। क्योंकि जब तक आप विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप ओमान नहीं पहुंचेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूं। तो जिन लोगों का कमेंट आ रहा है सऊदी अरब, बिल्कुल सही है, अरब प्रायद्वीप पर स्थित है ओमान देश, ओमान देश। और ये सऊदी अरब लाल सागर, सऊदी अरब लाल सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, होर्मुज जल संधि और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रमुख बैठक देखते हैं और कुछ प्रमुख समिट हुई हैं उनको देखते हैं। देखिए गणतंत्र दिवस 2023 का आयोजन जो देश में होगा उसमें जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी हैं, इन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। तो इसे आप नोट करेंगे। 26 जनवरी 2023 को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र ऐसे देश को कहते हैं, गणतंत्र ऐसे देश को कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और भारत में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। और तब से लगातार 5-5 वर्ष का, संविधान के नियमों के अनुसार 5 वर्ष भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और किसी भी कीमत पर कार्यकाल पूरा होने के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद को के लिए निर्वाचन संपन्न कराना जरूरी है। वैसे तो पहले ही करा लिया जाता है, लेकिन अगर इन केस कभी ऐसी कोई दिक्कत रही तो ये प्रावधान है। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आपके लिए मानसिक कसरत है, तो बिल्कुल सही है। जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल सही है। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं, नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आपके। ऐसे सभी लोग जो लोग आंसर कर रहे हैं कि मिस्र को, बिल्कुल सही है। मिस्र अफ्रीकी देश है, मिस्र अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है।
और ये जो मिस्र देश है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी और इसीलिए इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी मानसिक कसरत भी हो रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और हरियाणा कुरुक्षेत्र ये वही भूमि है कौरव पांडव वाली, जहाँ कुरुक्षेत्र है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और आप जानते हैं कि महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं और कुल यह 18 पर्व में विभक्त है और पूरा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ही उपदेश दिया, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। और 1989 से इसका आयोजन हो रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो भागीदार देश था वो नेपाल था, भागीदार देश था वो नेपाल था, और भागीदार राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक, हमारा राज्य मध्य प्रदेश भागीदार राज्य रहा और भागीदार देश नेपाल था। आप इसे नोट करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि नेपाल की राजधानी क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि नेपाल की राजधानी क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल में राजनीतिक उठापटक चलती रहती है, कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता है, और दिसंबर 2022 में भी वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और वहाँ पर नए प्रधानमंत्री आए हैं। ठीक, तो बिल्कुल काठमांडू जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और नेपाल एक बफर स्टेट है। इसे हिमालय का वरदान या हिमालय का वरद पुत्र भी कहते हैं, और सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में ही है। ठीक, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और मध्य प्रदेश भारत में मध्य में स्थित राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं COP27 की। COP27 की, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज 27, हर वर्ष इसकी बैठक होती है और इसकी बैठक UNFCCC के अंतर्गत होती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेटिक चेंज, UNFCCC। देखिए, इस तरह के मानसिक कसरत से फायदे भी होते हैं। इसके पहले भी हम लोग UNFCCC संदर्भ में लिए थे, और उसी महीने PET के एग्जाम में UNFCCC का पूरा नाम पूछ लिया था, तो ऐसे फायदे भी हो जाते हैं। इसका आयोजन 6 से 18 नवंबर के बीच में मिस्र के शर्म अल शेख नगर में हुआ है। मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है 6 से 18। COP27 का आयोजन इस बार शर्म अल शेख 6 से 18 नवंबर मिस्र में हुआ है। इसका आयोजन UNFCCC के अंतर्गत किया जाता है। आप इसे नोट करेंगे। और वीडियो बेस्ड MCQ के लिए वेबसाइट पर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी विषय पर, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी और किसी भी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब के लिए वहां पर MCQs लगे हैं, और आप हमारे इस MCQs को हल करें, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाएं, आप उसका फायदा तुरंत देखेंगे। ठीक, और बहुत ही स्तरीय सवाल हैं, और हम लोगों के 12 सालों के अध्यापन का निचोड़ है वो सारे MCQs। ठीक, कोई ज़्यादा नहीं किया गया है। अति भी होती है ना आजकल पढ़ाई में, बहुत अति है, उसको भी रोका गया है कि बहुत एक्सेस भार ना होने पाए। बहुत साइंटिफिकली हम प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट माने हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उस एरिया की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल, नॉर्थ ईस्ट में जो देश हैं, राज्य हैं हमारे, उन सब राज्यों में जो वहाँ के स्थानीय खेल हैं और उन सब में खेलों को बढ़ावा देना, और जो संस्कृति है, जो खेल हैं, जनजातीय खेल हैं, उन सबको बढ़ावा देने के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में इसका आयोजन किया गया है, और उसमें कुल 3000 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और इस पूरी लिस्ट में मणिपुर पहले स्थान पर रहा है। मणिपुर की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। ठीक, मणिपुर पहले स्थान पर रहा है। 7 सिस्टर स्टेट्स में मेघालय। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि मासिन राम विश्व में सबसे आर्द्रतम स्थल मासिन राम भारत के किस राज्य में स्थित है।
फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मासिनराम में भारत के किस राज्य में स्थित है, जो विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थल है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो जो लोग बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं, जो लोग मेघालय गारो खासी जयंतिया बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। पहले चेरापूंजी, अब उसकी जगह उसके बगल वाले गांव मासिनराम ने ले रखी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की। जनजातीय गौरव दिवस, तो देखिए दूसरी बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 से इसे मनाया जा रहा है झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और बिरसा मुंडा का योगदान झारखंड के निर्माण में और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है। ये बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे जनजातीय नेता हैं जिनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में रहा और जिनके तैल चित्र संसद भवन में लगाए गए हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को झारखंड में मनाया जाता है और यह दूसरी बार मनाया गया है। 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि झारखंड राज्य का मदर स्टेट कौन है, अर्थात झारखंड राज्य को किस स्टेट से अलग करके बनाया गया। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो हमारा झारखंड राज्य है वह किससे अलग होकर के बना है। झारखंड राज्य जो है वो किससे अलग होकर के बना है, उसका मदर स्टेट कौन है। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं बिहार, बिल्कुल सही है, मदर स्टेट बिहार है। बिहार राज्य से अलग करके झारखंड राज्य और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो अगली बात है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2023 में कहाँ मनाया जाएगा? तो देखिए भोपाल के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। भोपाल के इंदौर में आयोजित किया जाएगा और इंदौर वैसे ही चर्चा में रहता है, लगातार वो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार वो कई वर्षों से लगातार टॉप पर रहा है। इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का पहला स्थान रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इसे मना रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इस बार इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ठीक, चलिए अगली बात जो है वो ये है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में। और इस उत्सव का उद्देश्य है जो जनजातीय संस्कृति है उसका संरक्षण, उसका प्रशय, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो आप इसे नोट करेंगे, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की। और आप जानते हैं कि दिसंबर के करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करेंगे कि फीफा फुटबॉल पुरुष वर्ल्ड कप भी आयोजित हो चुका है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप नवंबर 2022 में भारत के मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें विजेता टीम रही स्पेन और उप विजेता टीम रही कोलंबिया। इसका आयोजन किया गया भारत के मुंबई में और इसमें अगर बात करें कि विजेता टीम कौन है तो स्पेन है और उप विजेता कोलंबिया है। ठीक, आप इसे नोट करेंगे। बढ़ाते हैं हम लोग अपने सेशन को आगे। इसमें अगर बात करें तो आगे हैं प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार और निधन को हम लोग देख लेते हैं कि जो दिसंबर महीने में, नवंबर 2022 महीने में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, प्रमुख पुरस्कार हुए हैं, जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, चर्चित व्यक्तित्व हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं। इनको नोएडा में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कि 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह, पहली महिला पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश की। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है
कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी। तो जिन लोगों ने उत्तर दिया है, किरण बेदी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। किरण बेदी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कमिश्नरेट, पुलिस विभाग में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और लखनऊ, नोएडा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ये प्रमुख जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है और उसमें सबसे पहली महिला पुलिस कमिश्नर होने का गौरव प्राप्त हुआ है लक्ष्मी सिंह को। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। क्रिकेट में कारनामे हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़, देखिए इन्होंने एक ओवर में 7 छक्का मारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पहले दुनिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्का मारा है। चूंकि एक आपको लगेगा कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो एक नो बॉल थी, उस पर भी इन्होंने छक्का जड़ा। और लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी क्रिकेट में आज तक ये कारनामा नहीं हुआ है। 7 छक्का मारने का कारनामा, दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुंबई से हैं और विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी, उसमें इन्होंने 7 छक्का मारा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का मारने का रिकॉर्ड भारत के ही खिलाड़ी युवराज सिंह के पास है, भारत के ही क्रिकेटर युवराज सिंह के पास है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़। इसके अलावा अनवर इब्राहिम चर्चा में हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो मलेशिया है उसके ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और मलेशिया में संसदीय राजतंत्र है, वहां पर राजतंत्र भी है और संसद भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, संसदीय राजतंत्र, जैसे इंग्लैंड में है संसदीय राजतंत्र। ठीक, अनवर इब्राहिम। आगे एक और महिला चर्चा में है, पीटी उषा। पीटी उषा, इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली बार भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बनाया गया है, वो है पीटी उषा। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे और पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। एथलीट रही हैं और फाइनल तक भारत को पहली महिला हैं जो पहुंचाई थी। अगला है जॉन मैकफॉल, चर्चा में है। देखिए जॉन मैकफॉल, और ये पहले पैरा एस्ट्रोनॉट हैं, पहले पैरा एस्ट्रोनॉट हैं। इनके एक ही पैर हैं और 2026 में योजना है कि जॉन मैकफॉल चुने गए हैं जो विश्व के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट होंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव जॉन मैकफॉल को होगा और यह 2026 में भेजे जाने की योजना है। तो ये चर्चा में रहे हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके अलावा चर्चा में है एक एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट है। यह देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ठीक, आप इसे नोट करेंगे, देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। और आप जानते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, उसे किबिथू नाम से जाना जाता है। और पिछले ही सेशन में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा था कि किबिथू में जो हमारा मिलिट्री कैंप है उसका नाम बदलकर हम लोगों ने अब हमारे पहले सीडीएस में जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया है। देखिए पंजाब राज्य, जहां पर भगवंत मान सिंह क्या हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं। पंजाब राज्य में गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगा दी गई है।
तो पंजाब राज्य आजकल चर्चा में है और वहाँ पर गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगा दी गई है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो पंचनद हैं उसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती हैं। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती हैं? पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती हैं भारत की? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि पंचनद में भारत की कौन कौन सी नदियां शामिल होती हैं, ठीक, जिनसे भारत का नाम पंजाब हुआ है, भारत के इस राज्य का नाम पंजाब हुआ है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो जिन लोगों का उत्तर आ रहा है झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलज, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक। इन 5 नदियों को क्या कहते हैं? पंचनद। और इनमें 2 नदियां और मिला दी जाती हैं, सिंधु और सरस्वती, तब हो जाता है सप्त सैंधव, और इस पूरे क्षेत्र को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक। और सिंधु से नाम पड़ा देश का, इंडस टू इंडिया, और सिंधु से ही नाम पड़ा देश का हिंदुस्तान। चलिए बात करते हैं एक पुरस्कार की, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार इस बार एक भारतीय असम की महिला है पूर्णिमा देवी वर्मन, और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इनका योगदान है। सारस पक्षी का संरक्षण इन्होंने किया है, सारस पक्षी के संरक्षण में इनका विशेष योगदान है। यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनओ द्वारा दिया जाता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, और यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इस बार भारत की असम की पर्यावरण कार्यकर्ती पूर्णिमा देवी वर्मन को गया है। सारस पक्षी के संरक्षण में इनका विशेष योगदान रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन 1952 से किया जा रहा है। भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, IIFF 1952 से इसका आयोजन किया जा रहा है। और अगर बात करें तो इस बार जो इसका आयोजन किया गया उसमें थीम था 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास। इस बार जो इस पूरे आयोजन का थीम था 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास। और अगर बात करें कि इस पूरे आयोजन में कंट्री इन फोकस कौन रहा, तो फ्रांस, कौन सा देश? फ्रांस कंट्री इन फोकस रहा। बात करें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको गया, तो चिरंजीवी ये साउथ इंडिया के एक्ट्रेस हैं, हीरो हैं। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस को गया है, ये भी एक्ट्रेस हैं। तो चिरंजीवी और कार्लोस ध्यान रखेंगे। 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास ये थीम था, और कंट्री इन फोकस ये फ्रांस रहा, ठीक। चलिए आपको बताना है भारत में भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि भारत में भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। तो जिनका आंसर आ रहा है दादा साहब फाल्के, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दादा साहब फाल्के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली फिल्म बनाई थी, आलम आरा मूक फिल्म थी। और दादा साहब फाल्के के नाम पर एक सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है भारत में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जा रही है उज्जैन, मध्य प्रदेश उज्जैन में। और राजा सवाई मानसिंह ने भारत में उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, जयपुर में और दिल्ली में ऐसी वैदिक वेधशालाएं स्थापित की थी। और विश्व की अब वर्तमान में पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। उज्जैन को महाकाल नगरी भी कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो हमारा उज्जैन नगर है
उसका प्राचीन नाम क्या था। और प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है वो भारत की उज्जैन से होकर गुजरती थी। आपको कमेंट बॉक्स में मानसिक कसरत करनी है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। महाकाल नगरी तो कहते ही हैं, ठीक। तो जो लोग अवंतिका कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था, ठीक। चलिए, उत्तराखंड सरकार की एक योजना चर्चा में है, लखपति दीदी योजना, ठीक। उत्तराखंड सरकार की योजना है। उत्तराखंड सरकार की यह योजना है कि 2022 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाना, माने आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लखपति शब्द यूज हुआ है और 2025 तक यह टारगेट है, उत्तराखंड राज्य की योजना है, ठीक। फटाफट आप इसे नोट करेंगे। उत्तराखंड सरकार की योजना है लखपति दीदी योजना। देखिए, ये श्याम शरण नेगी हैं हिमाचल प्रदेश के और आज़ाद भारत के ये पहले वोटर थे। इन्होंने 1951-52 में जब भारत का पहला निर्वाचन हुआ था तब वोट किए थे और 2022 में अंतिम बार वोट किए हैं। 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई है। 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई है। श्याम शरण नेगी, देखिए श्याम शरण नेगी। तो पहले भी सबसे पहले वाले निर्वाचन में ये अभी भारत के अंतिम पहले जीवित वोटर थे, ठीक। और दूसरा एक महत्वपूर्ण निधन हुआ है जमशेद जी ईरानी। 31 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ है। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और टाटा स्टील के ये पूर्व एमडी रहे हैं, टाटा स्टील कंपनी के पूर्व एमडी रहे हैं, ठीक। इसके अलावा एक बात और चर्चा में है, ये पहले से बजट में भी हम लोग पढ़े थे, क्योंकि भारत सरकार ने 2022-23 के बजट में ही डिक्लेयर किया था। 1 नवंबर 2022 को सरकार ने, आरबीआई ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, ई रूपी लॉन्च किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी। यह सीधे आरबीआई के नियंत्रण में होगी और आरबीआई द्वारा ये बैंकों में यूज किया जाएगा और एक प्रकार से ये आपके ई वैलेट में होगा। और जैसे ही आपकी ओरिजिनल करेंसी है, फिजिकल करेंसी है, वैसे ही अब ई रूपी भी होगी। माने जो आपकी फिजिकल करेंसी है, फिजिकल करेंसी भी होगी और अंदर डिजिटल करेंसी भी होगी और बाकायदा डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। डिजिटल करेंसी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। तो भारत सरकार द्वारा 1 नवंबर 2022 को ई रूपी को, भारत की पहली डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और यह करेंसी सीधे आरबीआई द्वारा नियंत्रित होगी, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण सेशन था नवंबर 2022 का और इसमें बहुत सी बातों पर हम लोगों ने मानसिक कसरत किया और बहुत जल्दी आपको दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स भी बिल्कुल मेंटेन मिलेंगे और जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के चुनिंदा 400 महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाना न भूलें। वहां पर हर विषय में आपको MCQs मिलेगा, वीडियो बेस्ड MCQs मिलेगा, फ्री नोट्स अवेलेबल हैं और एग्जाम के लिए सिलेबस, स्ट्रेटजी सब आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, हमारी निःशुल्क मॉक टेस्ट भी हैं, साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम के लिए पेड टेस्ट सीरीज है। अभी हमारी पहली टेस्ट सीरीज आई है SSC GD पर, तो SSC GD के एग्जाम में जाने से पहले एक बार हमारी इस पेड टेस्ट सीरीज के 10 टेस्ट को लगा करके आप जरूर जाएं और निश्चित तौर पर आप इसका तुरंत फायदा देखेंगे और आप बिल्कुल अपने तैयारी को सफलता में परिवर्तित कर पाएंगे। इसमें बहुत ही चुनिंदा, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित और बहुत नए मार्किंग सिस्टम के आधार पर
पूरा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट और 800 चुनिंदा सवाल मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के दिए गए हैं। तो एक बार इसे लगाना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जल्दी ही हम एक नई खास क्लास पे आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।